बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है उसका पूरा नाम क्या था? वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में से वर्क आपने पढ़ लिया है, वर्क की डेफिनेशन पढ़ ली है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स देख लिया होगा। ओके, उसके बाद आपने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में देखा होगा। आज हम जो हेडिंग कर रहे हैं वो है हमारी एनर्जी। डेफिनेशन सेम है जो हमने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने की उसकी एनर्जी कहलाती है ना। फिर दूसरे वर्ड्स में हमने ये भी कहा होगा कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इट इज़। ओके, तो इसको भी हमने एनर्जी कहा वहाँ पे। वहाँ यूनिट की भी बात की होगी हमने, तो यूनिट एनर्जी की वही होती है जो वर्क की होती है, और वर्क की यूनिट अभी हमने देखा था वो है जूल। ओके, ये तो हमारी एसआई यूनिट है। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते तो सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट होती अर्ग। ओके, ये भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा हो। ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। वर्क की निकाली थी बच्चों ने, तो इसकी डायमेंशन ml² t-2 आया होगा जो वर्क का था। ओके, तो ये सिंपल सी कुछ जानकारी थी जो एनर्जी के बारे में बच्चों को पहले से मालूम है। ओके, नाउ हमारे पास बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो कुछ नाम लें हम। एक होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसी मैकेनिकल एनर्जी में हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और एनर्जी होती है हमारी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी होती है ना। फिर होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी हो गया। ओके, देन वी कैन से साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी वी कैन से, और नाम दे सकते हो आप। लाइट एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी हो गया। ओके, यू कैन से मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है हमारी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। ओके, लेकिन हम यहाँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे जो बच्चों के पास है 11th में, दैट इज़ इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी। और अभी हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उनमें से काइनेटिक एनर्जी को हम फर्स्ट लेते हैं। ओके, तो इन डिटेल काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली जो छोटी क्लास की डेफिनेशन पढ़ी होगी उससे थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे हम इसमें। छोटी क्लास में हमने कहा होगा कि द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में अगर मोशन था तो वहाँ पर हमने कहा था कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसको हमने काइनेटिक एनर्जी कहा था। यहाँ ये वाली काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकल पार्ट देने के लिए हम इसको वर्क डन से कुछ रिलेट करना चाहेंगे। तो हम कह क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि ये द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from rest to its present state। क्या मतलब है इसका? किसी बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है इस प्रेजेंट कंडीशन में, हम कहाँ से निकाल पाएंगे कि कितना वर्क डन हुआ है उस बॉडी को यहाँ तक लाने में, इतनी एनर्जी लाने में। तो ये है उसकी मीनिंग। ओके, यही जो डेफिनेशन हमें इसका मैथमेटिकल पार्ट देने में भी काम आएगा। ओके, तो ये थी काइनेटिक एनर्जी। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं हम,
है ना। इसी को जस्ट रिवर्स करना चाहें तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बॉडी इस पोजीशन से रेस्ट तक जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करे, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ओके, तो देखो इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है। सपोज़ हम मान लें कि किसी बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है सपोज़, और उस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, बच्चों को मालूम है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है F/m, क्योंकि F इज इक्वल टू m/a होता है, F इज इक्वल टू m/a होता है ना। तो ये एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में आ जाएगा। ओके, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सपोज दिस नाउ एक्सेलरेशन आने से जो बॉडी का वेलोसिटी में गेन होगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी बॉडी की हुई है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड वाला इक्वेशन है v² इज इक्वल टू होता है u² + 2as, है ना। ये वेलोसिटी गेन हो गई है इस एक्सेलरेशन के कारण, इस फोर्स के कारण। तो इसको ऐसे रहने दो, v², हमने कहा रेस्ट से बॉडी चली है, दैट इज़ 0, है ना। 2a मैंने कहा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इट इज़ F/m है ये। एंड व्हाट एल्स, ऐसा ही, सॉरी दिस इज़ s, है ना। ये हमने कहाँ से यूज किया, फ्रॉम फर्स्ट। तो v² इज इक्वल क्या आ रहा है, v² इज इक्वल टू आ रहा है 2f × s/m, है ना। एक काम करते हैं, m को यहाँ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ v² था, 2 को भी यहाँ ले आओ, तो ये हाफ हो जाएगा, अपॉन में आएगा, इट इज़ f × s। वट दिस f × s एक्चुअली, s डिस्प्लेसमेंट था, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं इसको। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी बच्चों ने जो डेफिनेशन पढ़ी वर्क की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि इस बॉडी पे इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली W, दिस इज़ एक्चुअली W। और डेफिनेशन क्या काम ने कि इस प्रेजेंट कंडीशन तक इस बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि जो वर्क डन हुआ है इस बॉडी पे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज हम K से दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू, अब ये भी कितना है, ½ mv²। तो ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब इसमें हम देखना चाहेंगे किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। क्या काम ने, वेलोसिटी पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करी, क्यों, क्योंकि मास का तो पावर एक ही है, वेलोसिटी का यहाँ स्क्वायर है। वेलोसिटी के थोड़ा सा बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिए होंगे कि जो बुलेट होती है, किसी गन से निकलने पे उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला, बिकॉज इट इज़ एनर्जी, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होनी है इसकी यूनिट। इसकी ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी और इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। ओके, अब आगे जो हम हेडिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, वो हेडिंग है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले वर्क का जो हमने अभी फार्मूला डिराइव किया है उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। इसका अल्टरनेटिव मेथड है, जिसको ये अल्टरनेटिव मेथड आ जाएगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन इजीली कर पाएगा, तो इसको देखना ज़रूरी था, है ना। तो सपोज अभी हमने जो वर्क का फार्मूला निकाला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला। सपोज फोर्स इज़ वेरिएबल, अगर जो हमारा फोर्स है दैट इज़ वेरिएबल है, ओके, तो उस वेरिएबल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा वो अभी हम देखते हैं। ओके, तो क्या कहा हमने, सपोज एफ मास अगेन सेम, किसी बॉडी का मास सेम है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है उस पर, तो उस फोर्स के कारण सपोज बॉडी का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे कितना वर्क डन किया गया है, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इस बॉडी पे इतना डिस्प्लेसमेंट देने के लिए। तो हम जानते हैं इसलिए कि देयरफॉर वर्क डन विल आल्सो बी स्मॉल, है ना, क्योंकि बॉडी को हमने बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क डन विल बी स्मॉल एज वेल।
तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है, देखा था अभी हमने। तो सपोज द एंगल इज डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ही डायरेक्शन में हुआ हो, तो जब एक ही डायरेक्शन होती है तो एंगल इज ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, और कॉस ज़ीरो 1 होता है। तो दिस स्मॉल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ओके, अब एफ़ की वैल्यू कितनी होती है? एफ़ की वैल्यू होती है एम इंटू ए। एफ़ की वैल्यू होती है एम इंटू ए, और एम इंटू ए कितना होता है बच्चों? ए कितना होता है? ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था वो था स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ था। एफ़ की वैल्यू ये रखनी है हमने, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये तो एफ़ की वैल्यू थी, और साथ में डी एस भी है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एम इंटू डी एस को डी टी के साथ लिख रहे हैं हम, और डी वी को अलग कर दे रहे हैं। कर सकते हैं हम ऐसा, है ना? वाई? बिकॉज डी एस अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो यहाँ से अब हम कंप्लीट वर्क निकाल सकते हैं। ये तो स्मॉल वर्क डन था, है ना? अब कंप्लीट वर्क डन, जिसको हमने कहा है इनिशियल टू फाइनल वन, है ना? इनिशियल तो रेस्ट था वैसे भी, तो इनिशियल अगर रेस्ट था तो अभी लिमिट लगाते हैं, है ना? तो जब रेस्ट होता है तो ये ज़ीरो हो जाता है, और फाइनल हमारी वेलोसिटी है v। अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता तो u होता अदरवाइज़, है जो हम नेक्स्ट वाले हेडिंग में करने वाले हैं। ठीक, तो रेस्ट से हम v वेलोसिटी तक इसका वर्क डन देखेंगे कितना है, वो m v dv। जो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये m विल कम आउट, ये हो जाएगा हमारा v, ये होगा dv, और लिमिट है 0 टू v। ये इंटीग्रेशन v का आता है v स्क्वायर अपॉन 2, है ना? हम जानते हैं ना x डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ओके, नाउ लिमिट्स आर सेम। जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह पे v हो जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट रखेंगे जब, तब वो ज़ीरो हो जाएगा। v की जगह पे क्या रखना हमने? ज़ीरो। तो क्या आ रहा है देखो, हाफ, जो 2 अपॉन में उसको हाफ बोलते हैं, m है हमारे पास, v है, v स्क्वायर, तो ये था। तो ये वर्क डन वही आ रहा है जो अभी हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला था, और यही वर्क डन इस बॉडी के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो देखा हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए भी वही काइनेटिक एनर्जी आई, और हमारा वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए भी वही काइनेटिक एनर्जी आई। जिसको ये समझ में आ गया होगा उसने नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको देखना ज़रूर।